हेलो स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम साइंस का क्लास 10 का सैंपल पेपर 2 करेंगे, जो कि टर्म 1 एग्जाम के लिए है। सेक्शन ए में 24 क्वेश्चंस दिए गए हैं। अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। क्वेश्चन 1 में दिया गया है, स्टडी द फिगर केयरफुली गिवन बिलो। स्टूडेंट्स, इस फिगर में हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को देख पा रहे हैं। सो दिस प्रोसेस इज इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में हम वाटर को बीकर में लेते हैं। ये यहाँ पर हम वाटर देख पा रहे हैं, बीकर में लिया हुआ है। और एनोड कैथोड को हम सप्लाई जब देते हैं, ये हम बैटरी देख रहे हैं, बैटरी से इस स्विच को क्लोज करेंगे, सप्लाई ये दी हुई है। तो इलेक्ट्रिसिटी एनोड और कैथोड के थ्रू ये फ्लो होगी। तो इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में जो गैस कलेक्ट होगी कैथोड पर, ये कैथोड हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड कैथोड है और ये एनोड है। तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होगी। यहाँ पर हम हाइड्रोजन गैस को देख रहे हैं, कैथोड पर कलेक्ट होगी। और एनोड पर जो गैस कलेक्ट होगी वो ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होगी। और यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देख पा रहे हैं कि ये जो स्पेस है, दिस स्पेस इज डबल दैट ऑफ दिस स्पेस। यानी कैथोड पर जो टेस्ट ट्यूब हमने उल्टा रखा हुआ है और एनोड पर रखा हुआ है, और यहाँ पर खाली स्पेस देखें, कैथोड पर जो खाली स्पेस हम देख पा रहे हैं एनोड के कंपैरिजन में ये डबल है। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि कैथोड पर जो हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होगी इसका वॉल्यूम डबल होगा एज कंपेयर टू जो ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होगी एनोड पर उसके वॉल्यूम से। और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में बबल्स को देखा जा सकता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के ड्यूरेशन में। क्वेश्चन 1 में पूछा गया, राइट द वैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन दिस केस। तो इसमें वाटर यहाँ पर डिकम्पोज होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। सो 2H2O और वाटर की जो फॉर्म है लिक्विड है, और जब इलेक्ट्रिसिटी हम इसके थ्रू इलेक्ट्रोड के थ्रू पास करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। तो बैलेंस इक्वेशन जो होगी ऑप्शन डी में इसको दिया गया है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन 2, कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। X जो कि एक्वस फॉर्म में है प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl एक्वस फॉर्म में है। यहाँ पर Y एज ए वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है एंड सोडियम नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में मिलता है। तो कॉलम में दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए A B C D। कॉलम X के लिए दिया गया है सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड। हमें X बताना है और Y बताना है। Y के नीचे दिया हुआ है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। Students, we know that when silver nitrate solution is added, silver nitrate solution को ऐड किया जाता है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में, तो जो व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है वो सिल्वर क्लोराइड का होता है और इसके साथ सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन मिलता है। तो यहाँ पर जो X होगा वो सिल्वर नाइट्रेट होगा और Y सिल्वर क्लोराइड, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Question 3, in which of the following chemical equations the abbreviations represent the correct states of the reactants and products involved at reaction temperature? तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिया हुआ है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एज ए रिएक्टेंट और ये यहाँ पर प्रोडक्ट वाटर दिया हुआ है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में होंगे और वाटर लिक्विड फॉर्म में होगा। वाटर लिक्विड फॉर्म में होगा रिएक्शन टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन 4, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 स्टैंडर्ड, he added 10 gram of calcium carbonate CaCO3 in a rigid container, secured it tightly and started to heat it.
After some time, an increase in pressure was observed. The pressure reading was then noted at intervals of 5 minutes and plotted against time in a graph as shown below. During which time interval did maximum decomposition took place? ऑप्शन दिए हुए हैं A 15 to 20 मिनट, B 10 to 15 मिनट, C 5 to 10 मिनट, D 0 to 5 मिनट। तो स्टूडेंट्स देखिएगा इस ग्राफ में दिया हुआ है y एक्सिस पर प्रेशर और x एक्सिस पर टाइम, यानी 0 से 5, देन 5 से 10, देन 10 से 15। तो इस ड्यूरेशन में हम देख रहे हैं कि 0 से 5 के लिए जो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो ये प्रेशर ऑलमोस्ट 0 से 0.625 तक इंक्रीज हो रहा है। तो ये इंक्रीमेंट 0.625 का है, 0.625 एटीएम। वाई एक्सिस पर जो प्रेशर दिया हुआ है एटीएम में दिया हुआ है। और अगर 5 से 10 में देखें, 5 से 10 में इस ड्यूरेशन में यानी 5 मिनट में, पहले 0 से 5 मिनट में यानी 5 मिनट में जो प्रेशर था इंक्रीमेंट ये 0.625 का था। और अनदर यानी 5 से 10 फर्दर 5 मिनट में जो प्रेशर इंक्रीज हुआ है ये हम देख पा रहे हैं 0.625 से ये इंक्रीज हुआ है 1 तक। तो 1 माइनस 0.625 इट इज ऑलमोस्ट 0.375। ये इंक्रीमेंट 5 मिनट में इतना नहीं है जितना कि 0 से 5 में था। 0 से 5 में 0.625 का इंक्रीमेंट था। अब 10 से 5 में हम देख रहे हैं ये 10 से 5 फर्दर 5 मिनट में जो इंक्रीमेंट हुआ है ये ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि बहुत कम हुआ है। अगर हम तीनों सिचुएशन को कंपेयर करें तो पहले 0 से 5 मिनट में ये प्रेशर ज्यादा क्रिएट हुआ है। तो प्रेशर जो क्रिएट होगा ये कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन के कारण होगा, क्योंकि CO2 गैस बनेगी और CO2 गैस प्रेशर क्रिएट करेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन 5, द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर वाया इलेक्ट्रोलाइसिस इज a clean process resulting in only oxygen being produced as a byproduct. The water electrolysis hydrogen plant is equipment that electrolysis of water to produce hydrogen and oxygen via an electrolyte. Electrolysis of water is a decomposition reaction. The mole ratio of hydrogen and oxygen gas is liberated during the electrolysis of water. यहाँ पर ऑप्शन दिए गए 1:1, 2:1, 4:1 एंड 1:2। तो स्टूडेंट्स देखिएगा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में वाटर को डिकम्पोज किया जाता है। इसके लिए जो रिएक्शन होगी 2H2O ये लिक्विड की फॉर्म में होगा। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे इसके थ्रू तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाएगा। तो जो रेशियो होगा इस इक्वेशन से हम देख पा रहे हैं कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 होगा। यहाँ पर ये रेशियो 2:1 होगा क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम एंड ऑक्सीजन के यहाँ पर 1 एटम हम देख पा रहे हैं। तो रेशियो 2:1 सही होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन गैसेस एंड ऑक्सीजन गैसेस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर that is 2:1 वॉल्यूम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 6 में दिया गया है राहुल along with his friend went to nearby playground. They were standing under a tree when an ant stung his friend on his hand, due to which his friend's hand was paining a lot. Name the acid along with its chemical formula present in an sting. तो यहाँ पर चींटी ने उसको काट लिया है जो कि पेन क्रिएट कर रहा है। स्टूडेंट्स देखिएगा ये जो पेन क्रिएट होगा यानी चींटी ने जो काटा है, स्टंग किया है, उसकी नेचर एसिडिक होगी और ये मिथेनोइक एसिड होता है जिसको हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। सो इट विल बी मिथेनोइक एसिड HCOOH। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 7, जिंक ग्रेन्युल्स ऑन ट्रीटिंग विद सब्सटेंस X form a salt sodium zincate along with the evolution of gas Y, which was with pop sound when brought near burning candle. Identify the substance X and Y. यहाँ पर देखिएगा पॉप साउंड के साथ जो गैस बर्न करती है वो हाइड्रोजन होती है। सबस्टेंस X क्या होगा ये बताना है और सबस्टेंस Y क्या होगा। सो Y विल बी हाइड्रोजन। और जब जिंक ग्रेन्युल्स NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो सोडियम जिंकेट
का सॉल्ट मिलता है along with हाइड्रोजन गैस जो कि पॉप साउंड के साथ वन होती है। तो Y will be हाइड्रोजन and X will be सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन की जगह सोडियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Question 8. Identify the correct representation of reaction occurring during chloro-alkali process. यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें देखिएगा जो क्लोरो-अल्कलाई प्रोसेस होता है ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है जिसको कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को फॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। और इस प्रोसेस में सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन का हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। तो सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करने से NaOH फॉर्म होता है हाइड्रोजन के साथ और क्लोरीन गैस भी बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, 2NaCl एक्वस प्लस H2O एक्वस। By electrolysis process it gives 2NaOH solution plus chlorine gas plus hydrogen gas। इस प्रोसेस को हम क्लोरो अल्कलाई प्रोसेस कहते हैं। Question 9. What happens when the solution of an acid mixed with solution of base in a test tube? So देखिएगा एसिड बेस को मिलाते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है और इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और स्टूडेंट्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो ऑप्शन पार्ट 1 में दिया हुआ है द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। स्टूडेंट्स क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो पार्ट 1 ये सही दिया हुआ है। पार्ट 2 में दिया हुआ है द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, इट इज रॉन्ग। 3 द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स द सेम, इट इज आल्सो रॉन्ग। 4 सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस, तो एसिड बेस मिलाने से हमें सॉल्ट मिलता है, तो दिस इज करेक्ट। तो स्टूडेंट देखिएगा 1 and 4 आर करेक्ट, तो 1 and 4 के लिए ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। ऑप्शन डी में दिया गया है 1 and 4। सो ऑप्शन Question 10. Study the given experimental setup and answer the following question. Question दिया हुआ है a new product sodium zincate is formed if sulfuric acid is replaced with। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सल्फ्यूरिक एसिड को अगर आप रिप्लेस कर दें तो न्यू प्रोडक्ट सोडियम जिंकेट फॉर्म हो जाता है। तो इसमें सोडियम जिंकेट को प्रोड्यूस करने के लिए यानी सोडियम जिंकेट सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करने के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड को रिप्लेस करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से NaOH से, क्योंकि NaOH जिंक ग्रेनुअल्स के साथ रिएक्ट करके सोडियम जिंकेट देता है और हाइड्रोजन गैस बबल्स के फॉर्म में यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन 11 इसमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन। 1. During inhalation, ribs are moves inward and diaphragm is raised. 2. In the alveoli, exchange of gases takes place. That means oxygen from air. 3. Hemoglobin has greater affinity for carbon dioxide than oxygen. 4. Alveoli increases surface area for exchange of gases. तो स्टूडेंट्स देखिएगा इसमें जो ट्रू स्टेटमेंट्स होंगे, अगर हम 1 की बात करें ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव इनवर्ड, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि रूफ्स आउटवर्ड मूव करते हैं और जो डायफ्राम है ये फ्लैटन हो जाता है, मींस ये रेज नहीं होता, ये डाउनवर्ड हो जाता है। सो दिस इज रॉन्ग। सेकंड में दिया हुआ है इन द एल्वोलाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, दिस इज ट्रू। थर्ड में दिया हुआ है हीमोग्लोबिन हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज रॉन्ग। हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी होती है वो ऑक्सीजन से होती है, सो थर्ड इज रॉन्ग। फोर्थ में दिया हुआ है एल्वोलाई इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दिस इज ट्रू। इसमें देखिएगा क्योंकि इनहेलेशन के टाइम पर रिब्स जो है आउटवर्ड मूव करते हैं और डायफ्राम फ्लैटन हो जाता है, तो इसके कारण से जो सरफेस एरिया है गैसियस एक्सचेंज का ये इंक्रीज हो जाता है। और जो मेन साइट है गैसियस एक्सचेंज के लिए लंग्स में, दैट इज एल्वोलाई। तो इस वजह से जो एल्वोलाई है इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज इन द लंग्स। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 4 आर करेक्ट।
So that's why option D is correct. Question 12. If the structure marked X in the diagram given below is blocked, then which of the process will not occur? यहाँ पर देखिएगा इस स्ट्रक्चर में जो X मार्क किया हुआ है दैट इज स्टोमेटा, और स्टोमेटा का जो काम होता है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज। तो इसका जो काम होता है वो ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन के लिए होता है। और अगर ये ब्लॉक कर दिया जाता है प्लांट में तो गैसियस एक्सचेंज, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन पर इफेक्ट पड़ेगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 13. द करेक्ट फंक्शन ऑफ पार्ट्स लेबल्ड ए एंड बी इन द फिगर बिलो इज। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिएगा ये फिगर दिया हुआ है और ये जो फिगर दी हुई है ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। और नेफ्रॉन जो पार्ट होता है, नेफ्रॉन इज द पार्ट ऑफ किडनी। और जो नाइट्रोजस वेस्ट होते हैं जैसे कि यूरिया मींस यूरिक एसिड, ये रिमूव किए जाते हैं ब्लड से किडनी में। और ये जो नेफ्रॉन होता है ये स्ट्रक्चरल और बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होती है, मेन फिल्ट्रेशन यूनिट होती है। एंड इट इज जस्ट क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज। यहाँ पर जो ये ए है, ए पार्ट यानी ए पार्ट को जो लेबल किया गया है इट इज द वोमेन्स कैप्सूल, जो कि कप लाइक एक थैली के आकार की होती है, सैक के आकार की होती है। ये हम ट्यूबुलर पार्ट देख रहे हैं, तो ये जो ट्यूबुलर पार्ट है दिस इज द नेफ्रॉन। और किडनी में ये लार्ज नंबर, ये जो बेसिक यूनिट की लार्ज नंबर्स रहते हैं, मींस जो नेफ्रॉन होते हैं ये लार्ज नंबर्स में रहते हैं किडनी में, एंड दीज आर पैक्ड टुगेदर। ये हम पार्ट बी में देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ सब्सटेंसेस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, सॉल्ट एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर, these are selectively reabsorbed as the urine flows along the tube. तो पार्ट बी के लिए रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, सॉल्ट एंड अमाइनो एसिड ये करेक्ट रहेगा। तो इसके हिसाब से ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी में से एक सेलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड ये देखें तो इसका ये नेफ्रॉन का काम होता है। और यहाँ पर हम बोमेन कैप्सूल देख पा रहे हैं, दिस इज द बोमेन कैप्सूल। और ब्लड में जो फ्लूइड होता है ये हम बोमेन कैप्सूल के अंदर एक स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, दिस इज ग्लोमेरुलस। तो ब्लड में जो फ्लूइड होता है ये ग्लोमेरुलस में कलेक्ट किया जाता है, मींस यहाँ पर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है। तो पार्ट ए के लिए फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड और पार्ट बी के लिए reabsorption of glucose, salt and amino acids is correct. So option A is correct. Question 14. Which of the following statements is or are true about heart? Part 1 में दिया हुआ है left atrium receives oxygenated blood from different parts of the body while right atrium receives deoxygenated blood from lungs. Students, this is wrong. Part 2 में दिया गया है left ventricle pumps oxygenated blood to different body parts while right ventricle pumps deoxygenated blood to lungs. Students, this is true. Part 3 में दिया हुआ है left atrium transfer oxygenated blood to right ventricle which sends it to different body parts. This is wrong. Part 4 में दिया गया है right atrium receives deoxygenated blood from different parts of the body while left ventricle pumps oxygenated blood to different parts of the body. Students, this is true. Students, यहाँ पर हम फिगर में देख पा रहे हैं कि this is the right atrium और here is the left atrium and this right ventricle and left ventricle. तो ये deoxygenated blood enter करता है राइट एट्रियम से ये राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ जाता है और इधर से राइट वेंट्रिकल से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए, ये हम फिगर में देख पा रहे हैं कि ये पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से लंग्स के लिए चला जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए। और यहाँ पर हम ये रेड कलर की ये एरोटा देख रहे हैं, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एरोटा के जरिए बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में
जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि जो ब्लड है राइट एट्रियम से एंटर करता है राइट वेंट्रिकल में, और पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से लंग की तरफ चला जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए। तो ऑप्शन सी ये करेक्ट होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 15, मैच द वर्ड्स ऑफ कॉलम ए विद दैट ऑफ कॉलम बी। यहाँ पर देखिए फ्लोएम का जो काम होता है दैट इज ट्रांसकोलेशन ऑफ फूड। नेफ्रॉन, क्योंकि नेफ्रॉन किडनी में होते हैं, ये एक्सक्रीशन के लिए यूनिट होती है। नेफ्रॉन बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, तो एक्सक्रीशन सही होगा। वेन्स जो होता है ये कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, एंड प्लेटलेट्स का काम है क्लोटिंग ऑफ फूड। तो इस तरह से जो मैचिंग है ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 16, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए, द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। ऑप्शन बी, द वेन्स हैव थिन वॉल्स। ऑप्शन सी, veins have valve to ensure that blood flows in one direction only. Option D, arteries have valves to ensure that blood flows in one direction only. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आर्टरीज एंड वेन्स की बात की गई है। अगर हम आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंस देखें तो वेन्स जो होते हैं ये इनमें वाल्व होता है जो कि इंश्योर क्या करता है कि ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे। आर्टरीज में कोई वाल्व नहीं होता और ये ब्लड कैरी करता है अवे फ्रॉम द हार्ट, क्योंकि पंप किया हुआ ब्लड यहाँ से बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाता है। तो जो आर्टरीज होती हैं ये अंडर हाई प्रेशर के कारण ये थिक होती हैं, इनकी जो वॉल्स होती है थिक होती है, और जो वॉल्स होती है वो इलास्टिसिटी होती है उसमें। तो इसमें जो ऑप्शन सही होंगे वो यानी ए इज ट्रू, the arteries have thick elastic wall, this is true. B, the veins have thin walls, this is true. C, option C, veins have valve to ensure that blood flows in one direction, this is also true. लेकिन जो arteries होती है उसमें valve नहीं होते। तो D ऑप्शन जो है वो फॉल्स है। तो इस क्वेश्चन के रेफरेंस में D सही होगा, क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। Question 17, study the following diagram, ray diagram. In the diagram, the angle of incidence, the angle of emergence and the angle of deviation respectively have been represented by. यहाँ पर हमने angle of incidence, angle of emergence and angle of deviation को के सीक्वेंस को करेक्ट सीक्वेंस को बताना है। तो स्टूडेंट देखिएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, जो इंसिडेंट रे होती है और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो यहाँ पर इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे एंड हियर दिस इज नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है दैट इज पी। सो पहला सीक्वेंस में पहले पी आएगा, देन एंगल ऑफ इमरजेंस। एंगल ऑफ इमरजेंस होता है इमरजेंट रे। इमरजेंट रे ये फिगर में ये देख पा रहे हैं हम, इमरजेंट रे और नॉर्मल के बीच में, ये नॉर्मल है तो इमरजेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल यहाँ पर जो शो किया गया है दैट इज y, तो नेक्स्ट सीक्वेंस में y आएगा। एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन एंगल होता है इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच में। तो ये इंसिडेंट रे को हमने यहाँ डॉटेड आगे बढ़ाया हुआ है और इमरजेंट रे को डॉटेड आगे बढ़ाया हुआ है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है यहाँ पर z से रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये सीक्वेंस बनेगा PYZ। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 18, इन द फॉलोइंग डायग्राम द करेक्टली मार्क्ड एंगल्ड आर। तो यहाँ पर ये हम देख पा रहे हैं ये आई शो किया गया है, आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में होता है। सो नॉर्मल ये शो किया गया है, इंसिडेंट रे शो किया गया है, इसके बीच का ये जो एंगल आई यहाँ पर सही शो किया हुआ है। सो आई इज करेक्ट। यहाँ पर अगर हम आर को देखें, आर इज द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। तो जो रिफ्रैक्टेड रे है फिगर में ये शो की गई है, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। सो दिस आर इज करेक्ट। सो आई इज करेक्ट, आर इज करेक्ट। ई होता है एंगल ऑफ इमरजेंस, और ये इमरजेंट रे और नॉर्मल के बीच का होता है, क्योंकि यहाँ पर ई को शो किया गया है
क्योंकि यहाँ पर ई को शो किया गया है इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच के एंगल को, और ई जो होता है एंगल ऑफ इमर्जेंट, जो कि इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में होता है। तो यहाँ पर ई और डी दोनों ये गलत दिए हुए हैं। ई और डी की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया गया है, तो ई और डी गलत यहाँ पर दिए गए हैं। अगर हम एंगल ए की बात करें, जिसको कि एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, ये सही शो किया गया है। जो करेक्टली मार्क्ड एंगल्स हैं वो आई, आर एंड ए हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 19, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक। ऑप्शन ए, डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स, दिस इज रॉन्ग। बी, refraction of light by different layers of varying refractive indices, this is true. C, scattering of light by dust particles, ये इसके लिए ऑप्शन सही नहीं है। इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय क्लाउड्स, ये इसके लिए ठीक नहीं है। क्योंकि स्टूडेंट्स देखिएगा, हम जानते हैं कि जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है, ये जो एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स होते हैं, उनके डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस होते हैं, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। तो उसके कारण जो स्टार की अपरेंट पोजीशन है वो डिफरेंट शो होती है, क्योंकि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं डिफरेंट होते हैं और ये रैंडमली चेंज करते रहते हैं। इस वजह से स्टार का ट्विंकलिंग होना दिखाई पड़ता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही रहेगा। क्वेश्चन 28, 55 years old near sightedness person wears spectacles with a power of -2.5 diopter for distance viewing. His doctor prescribes a correction of +2.0 diopter in the near vision section of his bifocal. This is measured relative to the main part of the lens. Select the correct statements. तो स्टूडेंट देखेगा, यहाँ पर जो पावर दी गई है -2.5 डायोप्टर एंड दूसरा पावर +2.0 डायोप्टर दिया हुआ है। इससे हम फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं। फोकल लेंथ इज 1/d। डी अगर डायोप्टर में होता है तो फोकल लेंथ मीटर में आती है, और अगर हमने फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में फाइंड करना होता है तो हम इसको 100 से डिवाइड कर सकते हैं। तो F इज 100/d, ये सेंटीमीटर में आंसर आएगा। तो -2.5 डायोप्टर के लिए F हो जाता है 100 अपॉन -2.5, और ये इस तरह से F की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है -40 सेंटीमीटर। सेम वे में कैलकुलेट करेंगे +2.0 डायोप्टर के लिए, तो ये वैल्यू आ जाती है F इज 50 सेंटीमीटर, +50 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंट व्यूइंग पार्ट के लिए जो फोकल लेंथ होगी इट विल बी -40 सेंटीमीटर, एंड नियर विजन पार्ट के लिए जो लेंस की फोकल लेंथ होगी दैट विल बी +50 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 यहाँ पर ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग 20 के लिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि ए में बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, ये दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 21, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स क्लोजर टू कॉन्वेक्स लेंस द इमेज फॉर्म्ड विल बी। तो यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है और कॉन्वेक्स लेंस यानी इमेज हमने देखना है कि जबकि ऑब्जेक्ट जो है क्लोजर टू लेंस है, अगर ऑब्जेक्ट क्लोजर टू लेंस होगा तो इसको हम मान सकते हैं कि ये O एंड F के बीच में है, और O एंड F के बीच का अगर बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसकी जो इमेज बनती है ये वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, सेम साइड में बनती है। ये हम फिगर में देख पा रहे हैं कि ये सेम साइड में बनेगी। तो कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेज बनता है, अगर ऑब्जेक्ट O और F के बीच में रखा हुआ है, यानी जो ऑब्जेक्ट है क्लोजर टू लेंस है, तो उसकी इमेज वर्चुअल इरेक्ट बनेगी और सेम साइड में बनेगी। तो इसके लिए हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है। ए में दिया हुआ है अवे फ्रॉम द लेंस ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, ये गलत है। बी टुवर्ड्स द लेंस, ये गलत है। सी अवे फ्रॉम द लेंस ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस इज ट्रू। एंड फर्स्ट towards and then away from the lens, this is also wrong. So question 21 के लिए option C is correct. Question 22, to determine the appropriate value of the focal length of a given concave mirror, यहाँ पर concave mirror दिया गया है, you focus the image of the distant object formed by the mirror on a screen.
द इमेज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज। तो फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, तो हम मान सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है काफी दूरी पर है, यानी इंफिनिटी पर है। तो ऐसे केस में जो इमेज बनेगा वो फोकस पर बनेगा, और फोकस पर ये जो इमेज बनेगा ये रियल एंड इन्वर्टेड होगा एंड हाईली डिमिनिश्ड होगा। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ए में दिया हुआ है लेटरली इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, ये गलत है। बी ऑप्शन दिया हुआ है इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, दिस इज ट्रू। सी दिया हुआ है इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, ये गलत है। इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड, ये गलत है। तो जो हमें इमेज मिलती है वो हाईली डिमिनिश्ड यानी डिमिनिश्ड होती है, इन्वर्टेड होती है और रियल होती है। तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। Question 23. Select from the following the best experimental setup for tracing the path of the ray of light passing through rectangular glass slab. तो इन चारों फिगर में रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब दिए गए हैं, इनमें हमने मोस्ट सुइटेबल सेटअप फाइंड करना है लाइट रे के पाथ को ट्रेस करने के लिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो मोस्ट सुइटेबल सेटअप होगा रे ऑफ लाइट को ट्रेस करने के लिए, इसके पाथ को ट्रेस करने के लिए, दैट विल बी एस, फिगर एस। तो इसके लिए ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। Question 24. A student focused the image of candle flame on a white screen using a convex lens. He noted down the position of the candle screen and the lens as under. Position of candle 26 centimeter, position of convex lens 50 centimeter, position of screen 90 centimeter. Student noted down the values of object distance u, image distance v, and also calculate the focal length f of the convex lens used. Select the row containing the correct values as per the sign convention. तो यहाँ पर एक देखिएगा convex lens को यूज किया गया है। तो convex lens को यूज करके कैंडल की पोजीशन, कॉन्वेक्स लेंस की पोजीशन और स्क्रीन की पोजीशन यहाँ पर दी गई है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम रेफरेंस ओ को रेफरेंस माने, यहाँ से ये डिस्टेंस मेजर करें, तो पोजीशन ऑफ कैंडल 26 सेंटीमीटर पर है, ये डिस्टेंस 26 सेंटीमीटर है। और पोजीशन ऑफ लेंस मींस ओ से ओ डैश के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी 50 सेंटीमीटर। एंड पोजीशन ऑफ स्क्रीन, ये सपोज स्क्रीन है, यहाँ पर इमेज बनता है, ये 90 सेंटीमीटर पर शो किया गया है एंड दिस इज 90 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो u होगा, u इज o डैश से ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, तो ये u हम कैलकुलेट कर सकते हैं। u विल बी 50 माइनस 26, 50 माइनस 26 24 आता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम नेगेटिव लेंगे, लेफ्ट साइड में है ऑब्जेक्ट, तो u विल बी माइनस 24 सेंटीमीटर। v इज द इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस यहाँ पर हो जाता है 90 माइनस 50, क्योंकि सभी डिस्टेंसेस को हमने विद रेस्पेक्ट टू o डैश मेजर करना है। सो इट विल बी 40 सेंटीमीटर, और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि राइट साइड में है स्क्रीन, तो b इज पॉजिटिव 40 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ को हमने फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं, 1/b minus 1/u, 1/f is 1/b minus 1/u, so it is 1/40 minus 1/-25, so it is 1/40 plus 1/25, और 1/f आ जाता है 120 is LCM, so it is 3 plus यहाँ पर u 24 है, so this is 3 plus 5, so it is 8/120, so f is 120 by 8, और ये आ जाता है 15 सेंटीमीटर। तो f is प्लस 15 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस है, f पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि u is -24, b is +40 and f is +15, so option D is correct. Question 25. Which of the following properties is generally not shown by metals? तो अगर ऑप्शन ए में दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, तो मेटल्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जनरली अच्छी होती है। सोनोरस, मेटल को पीटने से आवाज
ये देते हैं डलनेस, मेटल जो होते हैं वो जनरली शाइनी होते हैं। डी डक्टिलिटी, मेटल्स के वायर ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर डलनेस, ये ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही होगा, क्योंकि जो मेटल्स है जनरली डू नॉट शो डलनेस। मेटल सच एज गोल्ड एंड सिल्वर ये यूजुअली शाइनी होते हैं रेदर देन डल। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question 26. An element A is soft and can be cut with a knife. This is very reactive to air and cannot be kept in open air. It reacts vigorously with water. Identify the element from the following. तो इन प्रॉपर्टीज के हिसाब से यहाँ पर Mg ठीक नहीं होगा, P नहीं होगा, Ca नहीं होगा, Na सोडियम, सोडियम में ये सारी प्रॉपर्टी होती है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्योंकि सोडियम इतना विगरसली रिएक्ट करता है, ओपनली छोड़ दिया जाए तो इस वजह से इसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। क्वेश्चन 27, व्हाट हैपेंस व्हेन द कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर। पार्ट 1 में दिया हुआ है इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, तो ये तो वाटर से रिएक्ट करता है, ये गलत है। इट रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर, ये रिएक्ट तो करता है लेस वायलेंटली विद वाटर, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर थर्ड पार्ट ठीक लिखा हुआ है, सेकंड गलत है। फोर्थ में दिया हुआ है बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम। दिस इज ट्रू, क्योंकि स्टूडेंट्स देखिएगा कैल्शियम रिएक्ट करता है वाटर से स्लोली, और वाटर से रिएक्ट करने से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और यहाँ पर हाइड्रोजन के बबल्स देखे जा सकते हैं जो कि स्टक होते हैं मेटल की सरफेस पर, कैल्शियम की सरफेस पर। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि थर्ड एंड फोर्थ ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इट रिएक्ट्स लेस वायलेंटली विद वाटर एंड बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द कैल्शियम, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 28, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट फॉर मैग्नीशियम मेटल। तो यहाँ पर मैग्नीशियम मेटल दिया हुआ है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमने फाइंड करना है। ऑप्शन ए दिया हुआ है इट बर्न्स इन ऑक्सीजन विद ए डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, ये ट्रू है। ऑप्शन बी इट रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड इवॉल्व्स हाइड्रोजन गैस, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता। दूसरा, ये रिएक्ट करने के बाद स्टीम या हॉट वाटर से रिएक्ट करने के बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड इवॉल्व्स हाइड्रोजन गैस, ये ठीक है, हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व करता है। और डी में दिया हुआ है स्टीम से भी रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस, तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन बी में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो होगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन 29, मेटल्स आर रिफाइंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिएगा जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग यूज करते हैं ये हम AU, CU, AG एंड ZN के लिए यूज करते हैं, क्योंकि ये जो मेटल्स हैं ये जब इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो ये इम्प्योर फॉर्म में मिलते हैं, और इनसे प्योर मेटल फाइंड करने के लिए इनको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से प्रोसेस किया जाता है। तो दूसरे जो इसमें मेटल दिए हुए हैं सोडियम एंड पोटेशियम दिया हुआ है, और सोडियम और पोटेशियम को इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से। और इसमें देखिएगा मेटल, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से जो मेटल मिलते हैं ये प्योर फॉर्म में मिलते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के लिए यहाँ पर AU और CU करेक्ट होगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 30, मोनालिसा टुक 3 बीकर्स A, B and C। यहाँ पर 3 बीकर्स मोनालिसा ने लिए हुए हैं कंटेनिंग जिंक सल्फेट। तो फर्स्ट में जिंक सल्फेट रखा गया है, सेकंड में सिल्वर सल्फेट रखा गया है, और थर्ड में आयरन सल्फेट रखा हुआ है। कॉपर पीसीज वर एडेड टू ईच बीकर, इन सभी में कॉपर पीसीज को रखा गया है। द सॉल्यूशन विल अपीयर ब्लू इन केस ऑफ, अगर रिएक्टिविटी सीरीज में देखें तो
कॉपर की पोजीशन सिल्वर से ऊपर होती है एंड जिंक और आयरन की जो पोजीशन है ये कॉपर से ऊपर होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कॉपर है जिंक सल्फेट से जिंक को डिस्प्लेस नहीं करेगा और आयरन सल्फेट से आयरन को डिस्प्लेस नहीं करेगा। तो बीकर 1 और यानी बीकर ए और सी में देयर विल बी नो रिएक्शन, क्योंकि कॉपर की पोजीशन एजी से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में। अब ये कॉपर सिल्वर सल्फेट से सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर सल्फेट बनाएगा, और कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है ये ब्लू कलर का होता है। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फॉर्म होगा और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो बीकर बी के लिए सही होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Question number 31 to 35 consist of two segments, assertion A and reason R. Answer these questions selecting the appropriate option given below. Option A, both A and R are true. R is the correct explanation of A. Option B, both A and R are true and R is not the correct explanation of A. Option C, A is true but R is false. ऑप्शन डी ए इज फॉल्स व्हाट आर इज ट्रू। क्वेश्चन 31 असर्शन दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, स्टूडेंट्स दिस इज ट्रू। रीजन दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड सलीज द वाटर, दिस इज फॉल्स। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वाटर के साथ लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करता है और लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH होल ट्वाइस। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके ये मिल्की प्रेसिपिटेट बनाता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण व्हाइट प्रेसिपिटेट के कारण ये मिल्की होता है। तो यहाँ पर असर्शन ए सही है, रीजन रॉन्ग है। तो 31 के लिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 32 असर्शन दिया हुआ है HCl कन्वर्ट्स पेप्सिनोजेन इनटू एक्टिव एंजाइम पेप्सिन, स्टूडेंट्स दिस इज ट्रू। रीजन दिया हुआ है पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स, स्टूडेंट्स दिस इज आल्सो ट्रू। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि स्टमक में प्रोड्यूस होता है और ये वहां पर एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है और ये फैसिलिटेट करता है प्रोटीन को पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट करता है एक्टिव एंजाइम पेप्सिन में। देन ये जो एक्टिव एंजाइम होता है पेप्सिन ये कन्वर्ट करता है प्रोटीन को प्रोटियोजोज एंड पेप्टोन्स में। लेकिन यहाँ पर जो रीजन दिया हुआ है इट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 33 असर्शन दिया हुआ है लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन ग्लास देन एयर, स्टूडेंट दिस इज रॉन्ग। क्योंकि अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है एज कंपेयर टू ग्लास, और वेलोसिटी डिपेंड करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा लाइट की वेलोसिटी उतनी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन ग्लास देन एयर ये रॉन्ग है। एयर में लाइट की वेलोसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ग्लास, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने के कारण एज कंपेयर टू ग्लास एयर में लाइट की वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो असर्शन इज इनकरेक्ट। रीजन दिया हुआ है ग्लास इज डेंसर देन एयर, क्योंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज्यादा होता है तो इट इज ऑप्टिकली डेंसर, सो रीजन इज करेक्ट। तो 33 के लिए ऑप्शन डी सही होगा, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। क्वेश्चन 34 असर्शन दिया हुआ है द सन्स डिस्क अपीयर्स टू बी फ्लैटेंड एट सनराइज एंड सनसेट, दिस इज ट्रू। रीजन दिया हुआ है the sun is near the horizon at sunrise and sunset and sunlight suffers atmospheric refraction, this is also true। और स्टूडेंट यहाँ पर जो रीजन दिया हुआ है इट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा।
क्योंकि देखिएगा लाइट की जो रेज होती हैं सन के लोअर और अपर पेरिफेरी के पार्ट से ये अनइक्वली बैंड होती हैं। अनइक्वली बैंड होने के कारण और जो लाइट रेज होती हैं अर्थ के डिफरेंट एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर से पास होती हैं और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण सन्स डिस्क अपीयर्स टू बी फ्लैटेंड एट सनराइज एंड सनसेट। और सनराइज और सनसेट के समय क्योंकि जो डिस्टेंस होता है ऑब्जर्वर से सन का, क्योंकि उस समय सनराइज और सनसेट के समय सन नियर द हॉरिजन होता है, तो सनलाइट को काफी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी होती है। तो इन रीजन के कारण assertion A और reason R both are correct and R is the correct explanation of A. So option A यहाँ पर सही होगा। Question 35 assertion दिया हुआ है after white washing the walls a shiny white finish on walls is obtained after 2 or 3 days. Student this is true. Reason दिया हुआ है calcium oxide reacts with carbon dioxide to form calcium hydroxide carbonate which gives shiny white finish. Student this is wrong. क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट तो करता है कार्बन डाइऑक्साइड से और ये स्लो प्रोसेस होता है और ये सूखने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट के कारण CaCO3 के कारण शाइनी व्हाइट फिनिश देता है। तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट ये गलत दिया हुआ है। तो assertion इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question 36 which of the following statements about the autotrophs is incorrect? A. They synthesize carbohydrates from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स, ऑटो मीन्स सेल्फ, जो अपना भोजन अपना फूड खुद से बनाते हैं। सो इसकी कैटेगरी में प्लांट्स आते हैं। तो ये जो प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ये आउटसाइड वर्ल्ड से अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं और एनर्जी की फॉर्म में उस फूड को स्टोर करते हैं। और जो मटेरियल बाहर से ये लेते हैं इट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होता है सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के कारण। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी देखें, दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, दिस इज ट्रू। सो ए इज ट्रू, बी इज ट्रू। सी में दिया गया है दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। तो ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ऐसा करते हैं, तो दिस इज फॉल्स, दिस इज इनकरेक्ट। ऑप्शन डी में दिया गया है दे कंस्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन द फूड चेन, दिस इज ट्रू। सो यहाँ पर ऑप्शन सी गलत है, तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी सही होगा क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। Question 37 if salivary amylase is lacking in the saliva, which of the following events in the mouth cavity will be affected? So mouth cavity में जो salivary glands होती है उससे saliva secrete रहता है। salivary amylase अगर लैक कर जाता है तो उसके क्या इफेक्ट होंगे? ऑप्शन ए दिया हुआ है प्रोटीन्स ब्रेकिंग डाउन इनटू अमाइनो एसिड, ये गलत है। ऑप्शन बी दिया हुआ है स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू, ये अफेक्ट होगा, स्टार्च का जो ब्रेक डाउन होता है ये अफेक्ट होगा। सी दिया हुआ है फैट्स ब्रेकिंग डाउन इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल शुगर्स, ये रॉन्ग है। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो जो अफेक्ट पड़ेगा वो स्टार्च यानी बी ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। तो इसमें देखिएगा एमाइलेज के एब्सेंस में अगर सलाइवा में एमाइलेज का एब्सेंस हो जाए तो स्टार्च का जो ब्रेकडाउन होता है इनटू सिंपलर शुगर मॉलिक्यूल्स में, इस पर फर्क पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो माउथ से शुरू होता है और माउथ में जो है डाइजेस्टिव एंजाइम रहता है जिसको कि सलाइवरी एमिलेज कहते हैं। और ये जो एंजाइम होता है ये ब्रेक डाउन करता है स्टार्च मॉलिक्यूल्स जो कि फूड में रहता है इनटू माल्टोज में। तो ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 38 इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब्ड। तो आउटसाइड द बॉडी,
तो इस कैटेगरी को हम कहते हैं सैप्रोट्रॉप्स। और सैप्रोट्रॉप्स में स्टूडेंट देखेगा जो डाइजेशन होता है इंजेशन से पहले ही हो जाता है। सो डाइजेशन सैप्रोट्रॉप्स कैटेगरी में इंजेशन से पहले हो जाता है। और यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं इनका ब्रेकडाउन होता है, ये कन्वर्ट होते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में जो कि आउटसाइड द बॉडी होता है। और ये अपना जो भोजन लेते हैं ये डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेते हैं। जो सैप्रोट्रॉप्स होते हैं ये डेड एंड डिकेइंग मैटर के जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, लेकिन ये काम आउटसाइड द बॉडी होता है। तो इस कैटेगरी में यीस्ट, मशरूम, ब्रेड माउल्ड आएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। सो ऑप्शन ए इस कैटेगरी में नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 39, इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स some substances in the initial filtrate such as glucose, amino acids, salt and water are selectively reabsorbed in। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर ये सारे किडनी के पार्ट दिए गए हैं, यूरेथ्रा, यूरेटर, नेफ्रॉन, यूरिनरी ब्लैडर। क्योंकि नेफ्रॉन बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की, और ये सारे यानी कि सम सब्सटेंसेस इन द इनिशियल filtrates such as glucose, amino acids, salt and water selectively reabsorbed in nephron। nephron option is correct। so option B यहाँ पर सही होगा। और जो ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड सॉल्ट्स होते हैं these are selectively reabsorbed in tubular region। so option B is correct, nephron। question 40, pseudopodia are। तो स्टूडेंट्स ये हमने पढ़ा हुआ है, pseudopodia अमीबा से रिलेटेड होता है। और ये जो अमीबा होता है ये इनगल्फ करता है फूड पार्टिकल्स को। सूडोपीडिया परफॉर्म करके फूड पार्टिकल्स के अराउंड, फूड पार्टिकल्स जो हैं ये सराउंडेड हो जाते हैं सूडोपीडिया टिप्स से। सूडोपीडिया एक तरह से फॉल्स फीट होते हैं जो कि अमीबा में डेवलप होते हैं। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे ही कोई फूड पार्टिकल्स होगा तो ये एक फॉल्स फीट क्रिएट करेगा, और ये फॉल्स फीट क्रिएट करेगा, ये फूड पार्टिकल्स को सराउंड कर लेगा। फूड पार्टिकल्स के सराउंड में ये फॉल्स फीट प्रोड्यूस हो जाएंगे सूडोपीडिया एक्शन के कारण। और इसमें जो सेल मेम्ब्रेन इस फूड पार्टिकल के जो क्लोजर होगी, ये फूड पार्टिकल उसमें डिसॉल्व हो जाएगा और ये जो फूड है ये कैप्चर कर लिया जाएगा सेल के द्वारा। और एमीबा में इस इंजेक्शन के प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन बी, फॉल्स फीट डेवलप्ड इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। पार्ट सी, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कमिंग आउट ऑफ द माउथ। पार्ट डी, suckers which are attached to the walls of the intestine। तो यहाँ पर सूडोपीडिया जो होगा false feet developed in the some unicellular organism। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन 41, which of the following is used to artificially to remove nitrogenous based product from the blood। तो यहाँ पर वैसे ये काम तो किडनी करता है, नाइट्रोजन बेस्ड को यानी यूरिया को रिमूव करने के लिए जो ब्लड में रहता है। लेकिन अगर किडनी खराब हो जाए तो डायलिसिस प्रोसेस होता है, इसमें एक आर्टिफिशियल मशीन होती है, तो हीमोडायलिसिस ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। वेंटिलेटर ऑप्शन गलत है, ऑप्शन बी इज रॉन्ग एंड ऑप्शन डी इज रॉन्ग। तो हीमोडायलिसिस इज यूज्ड टू रिमूव नाइट्रोजन बेस्ड प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन 42, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ anaerobic reactions in yeast is। anaerobic reactions means without oxygen, respiration without oxygen। yeast क्या होता है? it is a unicellular eukaryote जो कि एथेनॉल फर्मेंटेशन को कैरी करता है। और फर्स्ट फेज में जो ग्लूकोज है ये कन्वर्ट हो जाता है पाइरूवेट में, जिसको ग्लाइकोलाइसिस भी कहते हैं।
और ये साइटोप्लाज्म में होता है, और ये होता है सेल के साइटोप्लाज्म में। और सेकंड फेज में ये कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। इसमें देखिए क्योंकि लिमिटेड ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के कारण पाइरूवेट जो होता है ये साइटोप्लाज्म में ही रहता है, जहां पर पाइरूवेट डीकार्बोक्सिलाइज होता है और इथेनॉल प्रोड्यूस होता है। तो अगर ऑप्शन ए बी सी डी को देखें तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 43, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड ट्रू फॉर। क्योंकि स्टूडेंट देखेगा द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इट इज ट्रू फॉर ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस प्लेन मिरर हो सकते हैं एंड स्फेरिकल मिरर्स हो सकते हैं। स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। सो इट इज ट्रू फॉर all reflecting surfaces. Option D is correct. Question 44, which of the following lenses would you prefer to use while reading small letters found in a dictionary? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, बी कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, सी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, डी कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस को हम यूज करते हैं स्मॉल लेटर्स को, डिक्शनरी के स्मॉल लेटर्स को रीड करने के लिए, तो कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर ऑप्शन सही रहेगा। कॉन्वेक्स लेंस के लिए ऑप्शन ए एंड सी सही है, तो ए एंड सी में से कोई एक सही होगा। और कम फोकल लेंथ अगर होगी, क्योंकि पावर होती है 1/f, फोकल लेंथ के इनवर्सली रिलेटेड होती है पावर, तो जितनी फोकल लेंथ कम होगी उतनी उसकी पावर ज्यादा होगी, उतनी लेंस की पावर ज्यादा होगी। तो यहाँ पर कम फोकल लेंथ के कॉन्वेक्स लेंस को हम यूज करेंगे, तो ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक रहेगा, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 45, द पार्ट ऑफ ए रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एयर पासिंग थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब is traced by 4 students A, B, C, D in the figure. Which one of them is correct? तो यहाँ पर अगर हम चारों फिगर को देखें, तो इन चारों फिगर पर अगर हम सरफेस देखें, इंटरफेस देखें, एक इंटरफेस ए बी है, दूसरा सी डी है, तो ए बी इंटरफेस के लिए फर्स्ट मीडियम इज एयर एंड सेकंड मीडियम इज गिलास, और सी डी इंटरफेस के लिए फर्स्ट मीडियम इज गिलास, सेकंड मीडियम इज, अगर फर्स्ट फिगर में देखें देयर इज नो रिफ्रैक्शन, क्योंकि अगर लाइट एयर से गिलास में जाएगी तो यहाँ पर बेंडिंग होना चाहिए, तो एयर से गिलास में जाने पर फर्स्ट फिगर में देयर इज नो रिफ्रैक्शन, देयर इज नो बेंडिंग। ऑल्सो सीडी इंटरफेस के लिए देयर इज नो बेंडिंग, तो फिगर ए इनकरेक्ट है। फिगर बी अगर हम देखें, फिगर बी यानी एयर से गिलास में जब रे जाएगी, तो क्योंकि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, इट विल बी टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब गिलास से रेयर में जाएगी इट विल बी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में होता है, ये एयर से गिलास के केस में जब रे एयर से गिलास में जाएगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ये एंगल ज्यादा होना चाहिए। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। तो यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू है, I इज ग्रेटर देन R, क्योंकि अब गिलास से ये रिफ्रैक्टेड रे गिलास से इमर्ज होगी, बाहर निकलेगी रेयर मीडियम में, तो यहाँ पर इमर्जेंट एंगल, एंगल ऑफ इमर्जेंस E I के इक्वल होना चाहिए, और ये इंसिडेंट रे और ये इमर्जेंट रे ये दोनों पैरेलल होती है, जो कि हम फिगर बी में देख पा रहे हैं। अगर हम CD इंटरफेस की बात करें, CD इंटरफेस के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है I डैश, यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं, सो दिस I डैश शुड बी इक्वल टू R, तो ऐसा इस फिगर में शो किया गया है। सो फिगर बी इज करेक्ट। फिगर सी की बात करें, फिगर सी में AB इंटरफेस के लिए ये इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल, इसमें ये बेंडिंग नहीं है, तो सी ऑप्शन गलत है। अगर डी फिगर की बात करें, डी फिगर में CD इंटरफेस के लिए इमर्जेंट रे और रिफ्रैक्टेड या इंसिडेंट रे की बात करें, यहाँ पर ये यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सीधी जा रही है, देयर इज नो रिफ्रैक्शन, ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट।
तो यहाँ पर जो सही फिगर होगी वो फिगर बी होगी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Question 46. In which of the following diagram has the protector D been correctly placed to measure the angle of incidence and angle of emergence? तो स्टूडेंट देखिएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पर दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पर हम फिगर में देख पा रहे हैं। और अगर एंगल ऑफ इमरजेंस की बात करें तो इट इज द एंगल बिटवीन इमरजेंट रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इमरजेंस। पॉइंट ऑफ इमरजेंस ये फिगर में यहाँ पर होगा। और इस एंगल को फाइंड करने के लिए यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस को फाइंड करने के लिए प्रोटेक्टर को हमने रखना पड़ेगा कि इसका बेस ऑलवेज नॉर्मल के अलोंग होना चाहिए। तो यहाँ पर हम ये नॉर्मल देख पा रहे हैं इन सभी फिगर में, और ये जो करेक्ट सिचुएशन होगी फिगर 1 की करेक्ट सिचुएशन होगी एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर करने के लिए। फिगर बी में डी को गलत रखा गया है, अलोंग द नॉर्मल नहीं है, अलोंग द नॉर्मल फिगर 1 में है। और अगर फिगर 3, 4 को कंपेयर करें तो अलोंग द नॉर्मल फिगर 3 में डी को रखा गया है, तो फिगर 3 करेक्ट होगी, फिगर 4 इनकरेक्ट होगी। तो जो सही फिगर है डी की जो पोजीशन है फिगर 1 और फिगर 3 में सही पोजीशन में रखा गया है, तो फिगर 1 एंड फिगर 3 यहाँ पर ठीक होंगी। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए में 1 एंड 3 को करेक्ट दिखाया गया है। क्वेश्चन 47. 3 students A, B and C focused a distant building on a screen. डिस्टेंट बिल्डिंग का मतलब काफी दूर से बिल्डिंग काफी दूरी पर है, मींस इनफाइनाइट मान सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर यहाँ पर दिया गया है। टू डिटरमाइन फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर दे मेजर द डिस्टेंस एज गिवन बिलो। तो अगर बिल्डिंग काफी दूरी पर है, डिस्टेंट बिल्डिंग है, तो वहां से हम मान सकते हैं कि पैरेलल रेज इंसिडेंट होंगी कॉनकेव मिरर पर, और ये पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पॉइंट से होके जाएंगे, यानी जो इमेज बनेगा वो एफ पर बनेगा, यानी इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगा। तो इस तरह से हम ये फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं। फिगर में हम देख रहे हैं कि फोकल लेंथ क्या होगी, पोल से एफ के बीच का डिस्टेंस होगा। अब स्टूडेंट ए ने मेजर किया हुआ है फ्रॉम मिरर टू द स्क्रीन। तो स्क्रीन को हमने जहां पर इमेज बन रहा है फोकस पॉइंट पर बन रहा है, यहाँ पर इस स्क्रीन को कॉनकेव मिरर के पैरेलल रखना होगा और फोकस पर रखना होगा। तो स्टूडेंट ए ने मेजर किया है फ्रॉम मिरर टू स्क्रीन, तो इसने सही मेजर किया है। स्टूडेंट बी ने मेजर किया है फ्रॉम बिल्डिंग टू स्क्रीन, बिल्डिंग यहाँ पर कहीं है, सो बिल्डिंग से स्क्रीन तक का डिस्टेंस, तो ये फोकल लेंथ को नहीं बताएगा, तो स्टूडेंट बी ने गलत मेजर किया है। स्टूडेंट सी ने नोटेड डाउन किया है बिल्डिंग टू द मिरर, तो बिल्डिंग टू द मिरर ये फोकल लेंथ को शो नहीं करेगा। फोकल लेंथ जो शो होगी पोल और फोकस पॉइंट एफ के बीच का डिस्टेंस होगा, जो कि स्टूडेंट ए ने करेक्ट मेजर किया है, करेक्ट नोट डाउन किया है। तो इसमें जो ऑप्शन सही रहेगा, हु मेजर्ड द फोकल लेंथ करेक्टली, ऑप्शन दिए हुए ओनली ए ओनली बी, ऑप्शन सी ए एंड बी, ऑप्शन डी बी एंड सी, सो ओनली ए ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 48. which of the following metals exist in their native state in nature? तो यहाँ पर जो मेटल दिए गए हैं, कॉपर दिया गया है, गोल्ड दिया गया है, जिंक दिया गया है एंड सिल्वर दिया गया है। तो नेटिव स्टेट में जो मेटल पाए जाते हैं नेचर में, ये गोल्ड और सिल्वर होते हैं। तो AU एंड AG यानी पार्ट 2 और पार्ट 4, पार्ट 2 एंड पार्ट 4 मींस ऑप्शन सी इज करेक्ट। सी Section C consists of 3 cases followed by questions. There are a total of 12 questions. 12 questions in this section. Attempt any 10 questions from this section. The first attempt 10 questions will be evaluated. Case 1. Place a strong source S of white light at the focus of converging lens L. Allow the light beam to pass through the transparent glass tank T containing clear water.
Allow the beam of light to pass through the circular hole C made in the cardboard. Obtain a sharp image of the circular hole on a screen Mn using a second converging lens L as shown in figure below. Dissolve about 200 gram of sodium hyposulfate, hypo जिसको कहते हैं, in about 2 liter of clean water taken in the tank. Add about 1 to 2 ml of concentrated sulfuric acid to the water. स्टूडेंट्स यहाँ पर हम ये फिगर देख पा रहे हैं, इस सेटअप को देख पा रहे हैं. इस सेटअप से देखिएगा लाइट के टिंडल इफेक्ट को यानी स्केटिंग ऑफ लाइट को शो किया गया है. यहाँ पर S एक लाइट सोर्स है और L1 एंड L2 आर द कन्वर्जिंग लेंस. अगर टैंक T की बात करें, इसमें वाटर फिल किया हुआ है और इसमें 2 लीटर क्लीन वाटर में 200 ग्राम ऑफ सोडियम थाइपोसल्फेट मिक्स किया हुआ है और इसके साथ ही 1 to 2 ml ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इस वाटर में मिक्स किया हुआ है, जो कि कुछ टाइम के बाद इसके जो सल्फर पार्टिकल्स होंगे ये प्रेसिपिटेट होंगे और इस तरह से ये टैंक में कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा. तो यहाँ अगर हम लेंस L1 को देखें तो सोर्स एस से निकलने वाली यानी इसको फोकस पर रखा गया है, तो यहाँ से निकलने वाली जो यहाँ से जो इंसिडेंट होंगी L1 पर जो रेज इंसिडेंट होंगी और ये रिफ्रैक्ट होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल. तो ये सभी हम पैरेलल रेज को देख पा रहे हैं. ये पैरेलल रेज बीकर यानी टैंक के थ्रू, टैंक जो कि ट्रांसपेरेंट है इसके थ्रू पास होंगी और ये पास होने के बाद यहाँ पर ये कार्डबोर्ड सी कार्डबोर्ड की फॉर्म में है और एक सर्कुलर होल यहाँ पर किया गया है. तो ये पैरेलल रेज सर्कुलर होल से होती हुई इस लेंस के थ्रू यानी लेंस से फिर से ये कन्वर्ज होंगी और इनकी जो इमेज बनेगी यानी सर्कुलर होल की इमेज स्क्रीन Mn पर बनेगी, ये हम देख पा रहे हैं. तो L1 और L2 दोनों जो लेंस होंगे ये कन्वर्जिंग लेंस होंगे, कन्वर्ज करेंगे ये लाइट रेज को. तो क्वेश्चन 9 में पूछा गया है व्हाट इज द रोल ऑफ लेंस L1 एंड L2 इन द एक्टिविटी. इट इज क्लियर दैट जो लेंस L1 है ये पैरेलल बीम को प्रोड्यूस करता है, लाइट की पैरेलल बीम को प्रोड्यूस करता है. स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ लाइट से जब ये रेज इमर्ज होती है तो L1 से निकलने के बाद यानी L1 से ये रिफ्रैक्ट होंगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी और जो दूसरा लेंस L2 है ये इन पैरेलल बीम को कन्वर्ज करेगा, इन लाइट की पैरेलल बीम को कन्वर्ज करेगा. इस तरह से हमें शार्प इमेज मिलेगी सर्कुलर होल की स्क्रीन पर. तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा. लेंस L1, role of lens L1, it provides a parallel beam of light. Role of lens L2, it converges a parallel beam of light. So option B is correct. Question 50. When about 200 gram of sodium hyposulfate, hypo जिसको कहते हैं, is dissolved in about 2 liter of clean water taken in the tank, and about 1 to 2 ml of concentrated sulfuric acid is added to the water, it is observed that इसमें ऑप्शन दिए गए ए ट्रू सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 or 3 minutes. ऑप्शन बी ए सस्पेंस ऑफ सोडियम इज फॉर्म्ड इन द टैंक. ऑप्शन सी सल्फर पार्टिकल्स स्टार्ट precipitating in about 2 to 3 minutes. डी नो चेंज इज ऑब्जर्व्ड. स्टूडेंट ऑप्शन सी यहाँ पर सही रहेगा. ऑप्शन सी इज करेक्ट क्योंकि सल्फर पार्टिकल यहाँ पर प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा टैंक में, टैंक के अंदर, और ये 2-3 मिनट्स में बनेगा. तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा. तो यहाँ जो सल्फर पार्टिकल्स होंगे इट विल बी फाइन माइक्रोस्कोपिक सल्फर पार्टिकल्स जो कि प्रेसिपिटेट होंगे 2-3 मिनट्स के बाद ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम थायोसल्फेट. ऑप्शन सी इज करेक्ट. Question 51. The observations regarding change in color of light in the tank about 2-3 minutes after adding sulfuric acid to hypo is. यहाँ पर पार्ट 1 में दिया गया है blue light can be seen from the side of the tank facing the circular hole. पार्ट 2 में दिया गया है
ब्लू लाइट कैन बी सीन फ्रॉम द थ्री साइड्स ऑफ द ग्लास टैंक। पार्ट 3 में दिया गया है एट फर्स्ट ऑरेंज रेड लाइट एंड देन रेड लाइट कैन बी सीन फ्रॉम द साइड ऑफ द टैंक फेसिंग द सर्कुलर होल। पार्ट 4 में दिया गया है एट फर्स्ट ऑरेंज रेड लाइट एंड देन रेड लाइट कैन बी सीन फ्रॉम द थ्री साइड्स ऑफ द ग्लास टैंक। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर हमने इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस को सेलेक्ट करना है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, जैसे ही हम सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम थाइपोसल्फेट जिसको कि वाटर में मिक्स किया गया टैंक में, सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन होगा थायोसल्फेट के साथ, सल्फर पार्टिकल्स फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे इस टैंक में। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखेंगे कि एक ब्लू लाइट गिलास टैंक की तीनों साइड से देखेंगे और ये ऐसा इस वजह से होगा ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ब्लू कलर के जो शॉर्ट वेवलेंथ होती है उसका जो सल्फ्यूरिक एसिड के यानी सल्फर के जो पार्टिकल्स होंगे, माइन्यूट पार्टिकल्स, उनके स्कैटरिंग के कारण, लाइट के स्कैटरिंग के कारण ये तीन साइड से ब्लू कलर का दिखाई देगा, ब्लू कलर की लाइट दिखाई देगी। अब फोर्थ साइड से जो लाइट का कलर है, कलर ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट फ्रॉम फोर्थ साइड ऑफ द ग्लास टैंक फेसिंग द सर्कुलर होल, it will be orange at first stage and then it will become bright crimson red color on the screen। इसमें हमने क्वेश्चन 51 में इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन फाइंड करने हैं। तो पार्ट 1 में दिया हुआ ब्लू लाइट कैन बी सीन फ्रॉम द साइड ऑफ द टैंक फेसिंग द सर्कुलर ट्यूब, ये गलत है। पार्ट 2 में दिया गया है ब्लू लाइट कैन बी सीन फ्रॉम द थ्री साइड्स ऑफ द ग्लास टैंक, दिस इज ट्रू। स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 यहाँ पर सही होगा। ब्लू लाइट कैन बी सीन फ्रॉम द थ्री साइड्स ऑफ द ग्लास टैंक एंड एट फर्स्ट स्टेज रेड लाइट एंड देन रेड लाइट कैन बी सीन फ्रॉम साइड ऑफ द टैंक फेसिंग द सर्कुलर होल। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन 52 द ऑब्जर्वेशंस कैन बी एक्सप्लेन बाय द फिनोमेना ऑफ, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट रहेगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दिस इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्योंकि जब सल्फर पार्टिकल्स कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं टैंक में वाटर के साथ, तो इसके कारण लाइट की जो शॉर्टर वेवलेंथ है ये स्कैटर्ड होगी ड्यू टू द माइन्यूट कोलाइडल सल्फर पार्टिकल्स। सो दिस इफेक्ट इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। Phase 2 the unfolding COVID-19 pandemic lead to a global crisis which threatens to become a health, economic and humanitarian disaster. COVID-19 or coronavirus disease 2019 is the term used by the WHO to refer to disease caused by this virus. The virus was also called 2019 NCOV or 2019 novel coronavirus. Prior to being officially named by WHO, COVID-19 is predominantly a respiratory disease with severity ranging from mild to fatal and a transmission mostly from the spread of respiratory droplets. SARS-CoV-2 is transmitted person to person, predominantly by respiratory droplet spread and contact, similar to the MERS and SARS coronaviruses। यहाँ पर ये ग्राफ दिया गया है, सीवियरिटी ऑफ इलनेस, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 with respect to time courses। Question 53. Select the incorrect statement about the COVID-19 disease। Incorrect statement हमने बताना है। A में दिया गया है COVID-19 disease caused by virus। B, it is a respiratory disease। C, it is transmitted mostly by respiratory droplets। D, it can be cured by taking antibiotics। तो इसमें देखिएगा कोरोना 19 ये रेस्पिरेटरी डिसीज होता है जो कि मेनली लंग्स को इन्फेक्ट करता है।
और ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे नॉर्मल पर्सन को इन्फेक्ट कर सकता है। इसका कारण जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होती है ये रिलीज होती हैं एयर में इन्फेक्टेड पर्सन से। जब इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज करता है, छींकता है या खांसता है, और अगर उसने अपने माउथ को और नोज को कवर नहीं किया हुआ है मास्क से, और ये वायरस के कारण होता है और इस पर कोई एंटीबायोटिक का इफेक्ट नहीं होता है, तो इट इज वायरल इन्फेक्शन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। रेस्पिरेटरी डिसीज होता है, दिस इज करेक्ट। इट इज ट्रांसमिटेड बाय मोस्टली बाय रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, इट इज करेक्ट। इट कैन बी क्योर्ड बाय टेकिंग एंटीबायोटिक, ये गलत है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर डी है। इस क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 54, फ्रॉम द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट कॉस्ट ऑफ डिसीज। यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस, एम्फीसीमा, अस्थमा, निमोनिया दिया गया है। तो देखिएगा ट्यूबरक्लोसिस जो होता है ये सीरियस इन्फेक्शन होता है ड्यू टू द बैक्टीरिया। इट इज बैक्टीरियल डिसीज जो कि मेनली लंग्स को इन्फेक्ट करता है, मेनली लंग्स को अफेक्ट करता है। और इसके जो बैक्टीरिया होते हैं टीबी के, ये स्प्रेड हो जाते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से कफ और छींक के कारण, जब वो स्नीज करता है या खांसता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही रहेगा, ट्यूबरक्लोसिस टीबी मींस इन्फेक्शन ऑफ ट्रैकिया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है दिस इज इनकरेक्ट, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए रहेगा। क्वेश्चन 55, इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स इज प्रेजेंट इन। ऑप्शन दिए गए ब्रोंकियोल्स, एल्वेओलाई, ट्रैकिया, फायरेनेक्स। तो स्टूडेंट्स लंग्स के अंदर देखिए वी हैव बैलून लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम एल्वेओलाई कहते हैं, और जो पासेज है ये डिवाइड हो जाता है इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स, और ये फाइनली टर्मिनेट हो जाता है एल्वेओलाई। तो एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स will be present in alveoli. Option B is correct. Question 56, which of the following statement is false about the trachea? Option दिए गए, it has rings of Cartesius. B, it is covered by epiglottis. C, it splits into the right and left lungs. D, it is also called windpipe. So students trachea को हम windpipe भी कहते हैं, this is correct. Option D is correct. हमें फॉल्स यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से सेलेक्ट करना है। और विंड पाइप या ट्रैकिया में रिंग्स ऑफ कार्टेज होते हैं, दिस इज आल्सो करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इट इज कवर्ड बाय एपिग्लोटिस, जो एपिग्लोटिस होता है ये लाइरिनेक्स को कवर करता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट है। सी में दिया गया इट स्प्लिट्स इनटू द राइट एंड लेफ्ट लंग्स, सो दिस इज आल्सो करेक्ट। तो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बी होगा। तो क्वेश्चन 56 के लिए जो सही ऑप्शन होगा फाइनली ये बी ऑप्शन सही होगा। केस 3, Piyush who was back venture in the class started complaining the frequent headaches. His parents took him to the nearest clinic and doctor referred him to the eye specialist. The eye specialist tested his vision and asked Piyush whether he was able to read whatever the teacher wrote on the blackboard clearly or not. He replies in the negative. The doctor told his parents about the defect of vision that Piyush was suffering from and advised corrective glasses. After wearing the glasses, Piyush was now able to read the blackboard clearly and also got rid of his headache. तो यहाँ पर इस ऑब्जर्वेशन से पता लगता है कि पीयूष पास के कुछ डिस्टेंसेस को क्लियरली, ऑब्जेक्ट जो अगर पास में है उसके कुछ मीटर पर, तो उनको क्लियरली देख सकता है और दूर की ऑब्जेक्ट्स को उसको देखने में प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन 57, पीयूष वाज सफरिंग फ्रॉम कैटरैक्ट, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया,
प्रेसबायोपिया। तो इसका ऑप्शन बी सही रहेगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्योंकि पीयूष ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई वर्ड्स को पढ़ने में उसको प्रॉब्लम थी, पढ़ नहीं पाता था। इस वजह से उसको जो प्रॉब्लम थी वो शॉर्ट साइटेडनेस, जिसको कि हम मायोपिया कहते हैं, ये प्रॉब्लम उसको थी। जो मायोपिक पर्सन होता है वो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाता है, लेकिन डिस्टेंट यानी दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली डिस्टिंक्टली नहीं देख पाता। सो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। Question 58. Select the correct statements regarding the defect of vision Piyush was suffering from. 1. A person with this defect has the far point near than infinity. 2. A person with this defect has the near point greater than the least distance of distinct vision. 3. A person suffering from this defect may see clearly up to a distance of few meters. 4. A person suffering from this defect may not see clearly beyond the near point. क्योंकि पीयूष को यहाँ पर मायोपिक है, पीयूष सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, तो ऐसा जो पर्सन होता है जिसको मायोपिया हो, उसका फार पॉइंट इंफिनिटी से नियरर हो जाता है। तो ऐसा पर्सन कुछ मीटर की डिस्टेंस पर रखी ऑब्जेक्ट्स को क्लियर देख पाता है। तो इस वजह से मायोपिया को हम शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट्स होंगे फर्स्ट एंड थर्ड होगा। ए पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज द फार पॉइंट नियरर देन इंफिनिटी, एंड थर्ड ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट मे सी क्लियरली अप टू ए डिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर्स। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Question 59. Which of the following is not true about the defect of vision Piyush is suffering from? तो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमने यहाँ सेलेक्ट करना है, क्योंकि पीयूष की आई मायोपिक है और मायोपिक आई जो होती है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का इमेज मायोपिक आई के रेटिना के इन फ्रंट बनता है। मायोपिक आई की जो रेटिना है उसके सामने बनता है, फ्रंट पर बनता है। इस वजह से यहाँ हम कॉनकेव लेंस यूज करते हैं जो कि डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो वी यूज कॉनकेव लेंस एज ए करेक्टिव लेंस। तो इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए, करेक्ट करने के लिए मायोपिक आई के लिए हम वी यूज कॉनकेव लेंस जो कि डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा ये सी होगा। द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फाउंड बिहाइंड द रेटिना। बिहाइंड नहीं बनता, ये इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इट इज कॉज्ड ड्यू टू द एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। बी, इट मे बी कॉज्ड ड्यू टू द elongation of eyeball. This is also correct. D, it is corrected by using a concave lens of appropriate power. So A, B, D करेक्ट है। स्टेटमेंट सी इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। क्वेश्चन 60. द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन इज 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आईज। द नेचर एंड द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर करेक्ट द प्रॉब्लम इज। क्योंकि करेक्टिव लेंस हमने कॉनकेव लेंस यूज करना है, तो फोकल लेंथ जो होगी वो नेगेटिव होगी इस करेक्टिव लेंस के लिए। फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए वी हैव फॉर्मूला फॉर दैट, 1/f इज 1/b माइनस 1/u। सो v इज इंफिनिटी, सो 1/f इज इक्वल टू 1/infinity माइनस 1/u। यहाँ पर 50 होगा, सो f इज माइनस 50 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाता है। सो f इज इक्वल टू माइनस 0.5 मीटर। पावर इज 1/f, so it is 1/minus 0.5 and it is equal to minus 2.0 diopter. So nature of the lens, it will be concave and power will be minus 2.0 diopter. तो इसके लिए ऑप्शन बी is correct. Thank you for watching Tiwari Academy.